हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम लोग थ्योरी रिवाइज करेंगे 15 मिनट में और 23 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन 50 मिनट। सभी प्रॉब्लम जेईई मेन लेवल के होंगे। इनमें से 5 प्रॉब्लम जो है प्रीवियस ईयर के है, उनमें से 2 प्रॉब्लम जेईई मेन 2020 का भी है। 5 इंटीजर या सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम से हर टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है। टाइम स्टैम्प्स यानी किस मोमेंट में कौन सा क्वेश्चन किया गया है, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस जो भी इस लेक्चर में डिस्कस हुआ सबका सब कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो 2 बार, उसके बाद ये लेक्चर देखना। तो अगर आपका एम है कि 1 घंटे के अंदर रोटेशनल मैकेनिक्स को कम्प्लीटली अच्छे से थ्योरी प्लस क्वेश्चन रिवाइज करना है, तो इससे अच्छा लेक्चर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है ना। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको चेहरा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मोनोटोनस लग सकता है, लेकिन बोरिंग चीज़ें करनी पड़ती है आईआईटी में या एनआईटी में घुसने के लिए, मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प का एग्जांपल दिया हूँ मैं। सपोज आप अगर डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको इस लेक्चर में। ठीक है, तो आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो क्या सोल्यूशन देखना है तो इस टाइम पे क्लिक करना, अपने आप क्वेश्चन नंबर 1 खुल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 देखना है तो इस टाइम पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 खुल जाएगा। थ्योरी देखना है तो इस टाइम पे क्लिक करोगे तो वे ऑप्टिक्स का थ्योरी खुल जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल है ये। इस चैप्टर में ऑफकोर्स रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। सबसे पहले थ्योरी का रिवीजन। नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी पूरे चीज़ को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पे जो टॉर्क निकाल रहे हो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। फिर सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लेंगे हम लोग, फिर जो सिस्टम के बाहर के लोग हैं वो जो फोर्स लगाएंगे उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, और उन फोर्सेस का टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क निकालने का तरीका नीचे समझाएंगे हम लोग। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट एक्सिस रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस रोटेशन इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन सिमिलर है एफ इक्वल टू एम ए से, है ना। तो रोटेशन में एफ इक्वल टू एम ए का बदले ये लिखते हैं, मान लो एक सेंस में। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है ओनली इनर्शियल फ्रेम्स में। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सिस रोटेशन जो है वो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, वो सिर्फ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है जहां पे इक्वेशन वैलिड है, वो फ्रेम होगा सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम। ठीक है ना। तो इवन इफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा हो, यानी इवन इफ सेंटर ऑफ मास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देख रहे हो, मतलब सेंटर ऑफ मास में बैठ के देख रहे हो और एक्सिस रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी तो हम लोग रिवाइज कर रहे। अब टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा को नीचे बताया गया है, उस सबके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट ए लाइन एल का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अगर फोर्स पैरेलल नहीं है लाइन एल के, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे 3 फोर्सेस दिखाया गया, F1, F3 और F2। ठीक है ना। तो F1 को आप देखोगे तो F1 तो ऑफकोर्स लाइन एल के पैरेलल नहीं है ना। F1 क्या है, सॉरी F1 क्या है, लाइन एल के पैरेलल नहीं है ना। लेकिन F1 को अगर आप देखोगे तो F1 क्या हो रहा है, F1 को अगर एक्सटेंड करें हम लोग, उसका लाइन ड्रॉ करें F1 के अलॉन्ग, तो क्या होगा, L को इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है ना। तो L को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब होता है दोनों लाइंस को इन्फिनिटली लॉन्ग कर दो, L को भी इन्फिनिटली लॉन्ग कर दो, इस F1 को भी इन्फिनिटली लॉन्ग कर दो, तब उनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा। लेकिन F1 को इन्फिनिटली लॉन्ग करेंगे तो L से इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम L इज 0। ठीक है ना। तो F1 का टॉर्क अबाउट L 0 आएगा। याद रखना टॉर्क वगैरह बताने के लिए लाइन बताना पड़ेगा, किस लाइन के अबाउट ऑफ किस फोर्स का टॉर्क निकाल रहा हो, अदरवाइज को मतलब नहीं सब चीज़ों का। ठीक है, तो इस चैप्टर में ध्यान देना है कि किस फोर्स का टॉर्क देख रहे हैं, किस लाइन के अबाउट देख रहे हैं, वो सब हमेशा ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या इस चैप्टर के बारे में जनरल कुछ भी बात करते वक्त। ठीक है ना। अब देखो F1 जो है L को इंटरसेक्ट कर जा रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे एक और रूल है कि अगर F L के पैरेलल हो गया तो वैसे ही टॉर्क 0 है। जैसे यहाँ पे F3 को देखोगे तो F3 जो है L के पैरेलल है, भले F3 और L के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन अगर F3 L के पैरेलल हो गया या कोई फोर्स लाइन के पैरेलल हो गया तो उसका टॉर्क ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल है तो टॉर्क वैसे ही 0 है, और अगर पैरेलल नहीं है तो F इंटू आर परपेंडिकुलर ये यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो F1 का 0 हो गया टॉर्क, F3 का 0 हो गया क्योंकि F3 पैरेलल है। ठीक है, F2 जो है, F2 का लाइन ऑफ एक्शन, अगर F2 को आप इन्फिनिटली लॉन्ग बना दो, F2 को आप इन्फिनिटली लॉन्ग कर दो, तो वो
L1 को कभी L को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, याद रखना 3 डायमेंशन में, मत सोचना ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन अलॉन्ग टेंजेंट ऐसे निकल गया और ये तो सेंटर से तो पास हो रहा है ना, ठीक है ना। तो टेंजेंट वाला लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये टेंजेंशियल मतलब सर्कल के प्लेन पे मान लो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर, ठीक है ना। तो ये सिंपली हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू F2 का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा था मैं। डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपली R क्रॉस F कर देना, ठीक है ना। तो R वेक्टर आप देखोगे तो F के लिए R वेक्टर ये है, F वेक्टर ऐसा है, तो R क्रॉस F करोगे तो ऊपर आएगा, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन या एक्सिस निकालने का तरीका क्या है, अगर आपका डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस है, तो इंडिविजुअल पॉइंट मासेस का निकाल लो। कैसे निकालेंगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, ये सब पार्टिकल के करेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये डिस्क्रीट के लिए है। और अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको आप बहुत सारे पॉइंट मासेस में तोड़ सकते हो। हर एक पॉइंट मास, सपोज एक पॉइंट मास है, इसका मास dm है, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस या लाइन कितना r है, तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। वैसे करके सबका हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में तो सम कर देंगे, ठीक है, ओवर द इंटायर ऑब्जेक्ट, है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए एक दो हेल्पफुल थ्योरम्स है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, उसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू कोई भी लाइन ले लो और उस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन ले लो, वो लाइन बॉडी से थ्रू ही पास होता है, बॉडी के आउटसाइड ही पास हो सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस d है और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास को ICM से नोट कर रहे हैं एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस लाइन को I से नोट करेंगे, तो I और ICM के बीच में ये रिलेशन है, जहाँ पे m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से पास होगा और दूसरा उससे d डिस्टेंस दूर है, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल बॉडीज, यानी 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, किसी भी शेप का हो, मतलब नहीं है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले ये नॉट वैलिड फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है खाली, या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब 0 डायमेंशनल हो गया, लाइन ऑब्जेक्ट्स मतलब 1 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब प्लेनर ऑब्जेक्ट से शीट ऑफ पेज हो गया, फ्लैट शीट ऑफ पेज, कर्व्ड नहीं, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे स्फीयर हो गया, उनके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप जिस भी प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रखे हो उस प्लेन को अगर XY प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस विल गिव यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, ठीक है। ध्यान देना है XY Z तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और बॉडी XY प्लेन पे, ठीक है ना। अब किसी क्वेश्चन में बॉडी को अगर YZ प्लेन पे रख दिए तो यहाँ IY और IZ हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है ना। Z क्या होगा, प्लेन ऑफ द बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, और x और y प्लेन ऑफ द बॉडी के, मतलब जिस प्लेन पे बॉडी है उसी प्लेन पे x और y है, लेकिन तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई dt, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। थीटा को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। ओमेगा इंक्रीज होगा अगर अल्फा पैरेलल टू ओमेगा है, ओमेगा डिक्रीज होगा अगर अल्फा अपोजिट टू ओमेगा है, ठीक है। फॉर ए रिजिड ऑब्जेक्ट ओमेगा इज सेम अबाउट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे एक रोटेटिंग, सपोज ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, किसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आप बोलोगे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही है। लेकिन आप कहीं भी बैठ जाओ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कहीं भी बैठ जाओगे तो आपको उस पॉइंट के अबाउट सेम ओमेगा कैलकुलेट करोगे आप जो इस लाइन के अबाउट हो, मतलब ओमेगा अल्फा ये सब बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, चाहे बॉडी में कहीं बैठे हो ओमेगा और अल्फा का वैल्यू हमेशा, ओमेगा हर पॉइंट के अबाउट सेम मिलेगा, वैसे अल्फा भी हर पॉइंट के अबाउट सेम मिलेगा, ठीक है। चलो, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो इससे पहले प्योर ट्रांसलेशन का बात हो रहा था, ठीक है ना, सॉरी प्योर रोटेशन का बात हो रहा था। जब न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग प्योर ट्रांसलेशन का बात करते हैं, ठीक है ना। अब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मतलब वो ऑब्जेक्ट चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्योर ट्रांसलेशन में क्या करते थे आप, हाफ mv² करते थे, ठीक है ना। प्योर रोटेशन में हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर करते थे, और ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों हो रहा था, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ट्रांसलेशन वाले केस में आप F = ma लगाते थे, रोटेशन वाले केस में नेट टॉर्क = अल्फा, यहाँ पे दोनों लगा देंगे, ट्रांसलेशन के लिए ये लगा देंगे, रोटेशन के लिए ये लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब दोनों नॉलेज को कंबाइन कर देंगे, जो हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाले चैप्टर में जहाँ पे F = MACM वाला पढ़े थे, वो सब चीज़ें, और इस चैप्टर में जो अभी तक पढ़े हैं वो सब चीज़ों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना। वैसे एंगुलर मोमेंटम नीचे समझाऊंगा मैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या हो जाएगा, ICM × ओमेगा प्लस ये,
ठीक है ना, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी ट्रीटिंग इट एज ए पॉइंट मास एट इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एप्लीकेशन देखें क्वेश्चन करते वक्त। अब प्योर रोलिंग एक स्पेशल केस है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ये जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है ना, उसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, यानी वेलोसिटी ऑफ दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना, अब अगर प्योरली रोटेट करते रहता है या रोटेशन के कारण देखेंगे तो इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, इस पॉइंट का सॉरी वेलोसिटी किस तरफ आएगा, अगर बॉडी ऐसे घूम रहा है तो सिर्फ घूमने के कारण देखेंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ आएगा ओमेगा आर। ठीक है, और अगर प्योर ट्रांसलेशन होते रहता, जो सेंटर मास का वेलोसिटी वही इस पॉइंट का रहता, तो ट्रांसलेशन मोशन के कारण इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना था, VCM आगे की तरफ। तो रोटेशन कारण ओमेगा आर पीछे की तरफ, ट्रांसलेशन कारण VCM आगे की तरफ, तो दोनों के कारण मिला के हो जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन आपको पता है कि प्योर रोलिंग के लिए इक्वल टू जीरो चाहिए, तो ये दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे, यानी VCM इक्वल टू ओमेगा आर। यही कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ACM इज इक्वल टू अल्फा आर आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरी बात है कि नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। ये तो हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भले एक्सेलेट भी कर रहा हो, लेकिन टाउ अबाउट CM इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा लिख सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है इस केस में जिसके अबाउट नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा वैलिड होगा, वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट का पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा लिखेंगे, है ना। तो जब भी प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना और एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट लिखना। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो इन प्योर रोलिंग, क्योंकि स्लिपिंग हो नहीं रहा इस पॉइंट का, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है। भले फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर भी रहा हो, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तो रह सकता है ना किसी सिचुएशन में, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका तो क्या, काइनेटिक एनर्जी इस केस में प्योर रोलिंग के केस में हाफ आई अबाउट कॉन्टैक्ट इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आई अबाउट कॉन्टैक्ट नहीं मत लेना, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, एक ही टर्म यूज़ करना है, तो ये यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मोशन कैन बी कंसिडर्ड प्योरली रोटेशनल अबाउट दिस पॉइंट। तो अगर प्योरली रोटेशनल कंसिडर कर रहे इसलिए तो ये वाला चीज़ अप्लाई कर पा रहे, और इसलिए ये वाला चीज़ भी प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ आई ओमेगा, इसको भी अप्लाई कर पा रहे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना प्योरली रोटेशन अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट ही कंसिडर कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट ही नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा लिखेंगे, और कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट ही काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में, यानी प्योरली रोटेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट मास अबाउट एनी लाइन x, कोई भी लाइन x के अबाउट किसी पॉइंट मास m का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट पैरेलल टू लाइन x। ठीक है, और अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइन x के पैरेलल होगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हूँ मैं। सपोज एक लाइन x है, ठीक है, और ये एक पार्टिकल है m1 जिसका वेलोसिटी v1 है। अब आप देखोगे तो ये वेलोसिटी ऑफकोर्स इस लाइन के पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, तो पैरेलल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब r परपेंडिकुलर क्या है, r परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन x। तो लाइन ऑफ मोशन अगर आप देखोगे इस पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन तो इंटरसेक्ट कर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो m1 का एंगुलर मोमेंटम अबाउट x क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि r परपेंडिकुलर जीरो, इंटरसेक्ट कर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे टॉर्क में होता था वैसे आप यहाँ पे m3 को देखोगे तो m3 का वेलोसिटी जो है लाइन x के पैरेलल है। ठीक है, तो m3 का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर पैरेलल होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो m3 का एंगुलर मोमेंटम अबाउट लाइन x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन m2 का जीरो नहीं होगा क्योंकि m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m2 का जो वेलोसिटी है वो ना ही इस लाइन के पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख सकते हैं r है, तो इस केस में m2 v2 इंटू r। ठीक है ना, डायरेक्शन किस तरफ निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r क्रॉस v कर देंगे। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए r क्रॉस v कर देंगे। एंगुलर मोमेंटम इज पैरेलल टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब कुछ पॉइंट्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस रोटेशन इज आई अबाउट एक्सिस रोटेशन इंटू ओमेगा। ठीक है, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो किसी सिस्टम पे किसी एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट दैट सेम एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, अब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है तो जब मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट रहेगा तो मतलब है ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन तब भी मैं अलग से लिख दिया ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कोई डाउट ना रहे। अब इसी चीज़ को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखो तो नेट टॉर्क, अब देखो मैं पूरा यहाँ पे नेट वगैरह नहीं लिखना चाहता इसलिए मैं डायरेक्टली या बुक में भी सिंपल में लिखा जाता है, लेकिन मतलब इतना बड़ा रहता है। ठीक है ना, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस या नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस
ऑन ए सिस्टम अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट सेम एक्सिस ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, है ना। तो आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस में जंप करते हैं, जो भी डाउट होगा कमेंट में तो पूछ ही सकते हो, क्वेश्चंस में जंप करते हैं, ठीक है। Okay, question number 1. A particle starts from point 0,8 and moves with uniform velocity 3 I cap. After 5 seconds, angular velocity of the particle about the origin will be. तो इस पॉइंट ओ 0,8 से स्टार्ट किया है, यानी y एक्सिस में किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, 3 मीटर पर सेकंड से पैरेलल टू y एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 सेकंड के बाद इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन क्या होगा, ठीक है ना। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, है ना। अब देखो 5 सेकंड के बाद अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया होगा तो इसका वेलोसिटी अभी भी 3 है इस तरफ, लेकिन अभी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ये जो पर्पल में ड्रॉ किए है ना। तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स आर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा ये 3 है तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा। तो v परपेंडिकुलर 3 cos थीटा हो गया। v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r को हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस मास, दिस पॉइंट, दिस ऑब्जेक्ट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। समझ में आई बात। ओके, तो v परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस r, है ना। अब cos थीटा आप देख सकते हो इस ट्रायंगल से, क्योंकि याद रखना ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा 8/r, तो cos थीटा के बदले 8/r लिख दिए तो 24/r² हो जाएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो r² का वैल्यू 8² + 5² 15² करके इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप पुली ऑफ रेडियस 2 इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय अ फोर्स f। ऑफकोर्स फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन ओके, अप्लाइड टेंजेंशियली इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट इट्स एक्सिस रोटेशन इज दिस, तो नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स क्यों होगा, तो अगर ये पुली है, सपोज f इस तरफ लग रहा है, तो आप t = 0 पे देखोगे तो f 0 है, t = 1 सेकंड पे देखोगे तो f पॉजिटिव है, t = 2 सेकंड पे देखोगे तो f पॉजिटिव है, t = 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, वैसे करके आगे बढ़ते जाओगे, जैसे t बढ़ते आएगा तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, t² है ना। तो अल्टीमेटली जैसे t = 10 सेकंड पे देखोगे तो ये नेगेटिव हो चुका होगा, ठीक है ना। तो फोर्स पहले इस तरफ लग रहा है तो बाद में टेंजेंशियली इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो पहले इस तरफ लग रहा था तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमना स्टार्ट किया, लेकिन फोर्स जब उल्टा हो गया तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हुआ और फिर उल्टा घूमने लगेगा, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स पहले ओमेगा ऐसे है फिर ऐसे होगा, तो बीच में 0 तो होना पड़ेगा ना डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो जब भी आपको बोलेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रहा है, मतलब ओमेगा साइन चेंज कर रहा है, और ओमेगा साइन चेंज कर रहा है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। इन एनी केस ओमेगा 0 होके ही साइन चेंज कर सकता है, ठीक है। यानी जिस मोमेंट में डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुआ होगा, घूमने का डायरेक्शन रिवर्स हुआ होगा, उस मोमेंट में कौन सा मोमेंट होगा, जब ओमेगा 0 हुआ होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो किस मोमेंट में ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करेगा, सेंस ऑफ रोटेशन रिवर्स करेगा, जिस मोमेंट में ओमेगा 0 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब टॉर्क क्या होगा, सिंपली टॉर्क अबाउट, देखो ये एक्सिस रोटेशन है, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इसके अबाउट इस एक्सिस रोटेशन से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा f × r, ठीक है ना। f का वैल्यू इतना है, r का वैल्यू रेडियस के बराबर विच इज 2, है ना। तो टॉर्क का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है ना। अब टॉर्क क्या होता है, अल्फा होता है, टॉर्क का वैल्यू इतना इज इक्वल टू i, आपको क्वेश्चन में दे दिया था i इसके अबाउट 10 है, ठीक है ना, इंटू अल्फा। अल्फा क्या लिख सकते हैं, d⍵/dt। अब इसको अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। याद रखना t = 0 पे ऑब्जेक्ट रोटेट होना जस्ट स्टार्ट हुआ था तो ओमेगा 0 था, और t = t पे मान लो ओमेगा, तो ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, ठीक है ना। तो ये ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम है, हम लोग याद रखना ओमेगा = 0 वाला टाइम भी पता करना है। तो ओमेगा = 0 पुट करेंगे तो दो टाइम का वैल्यू होगा, एक t = 0, t = 0 पे ऑब्जेक्ट तो चलना स्टार्ट किया था, और एक t = 6। तो हम लोग का काम का टाइम कौन सा है, t = 6। t = 6 के पहले ऑब्जेक्ट जैसा घूम रहा था, t = 6 के बाद उसका अपोजिट घूमता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपसे किस टाइम पे वो मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया वो नहीं पूछा है, उस मोमेंट तक कितना वो रोटेशंस कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है, वो पूछा है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना होगा, ठीक है ना। तो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिला था, तो हमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, डेल्टा थीटा निकालना है इनफैक्ट, ठीक है। तो ओमेगा को d⍵dt लिख देंगे, फिर से वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग को t = 6 सेकंड तक चाहिए, क्योंकि t = 6 सेकंड पे ही डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुआ था। तो d थीटा का इंटीग्रेशन आपको डेल्टा थीटा दे देगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आएगा 36 रेडियन, ठीक है ना। लेकिन आपको आंसर चाहिए नंबर ऑफ रोटेशंस के फॉर्म में। तो एक रोटेशन में 2π रेडियन कवर होता है, तो रेडिएशन क्या बोलते हैं, रेडियंस को रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2π से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
रोटेशंस, है ना, रिवोल्यूशन लिख दिया और रोटेशन होना चाहिए। तो 36/2 विच इज़ 5 पॉइंट समथिंग रोटेशंस आएगा, ठीक है। और आंसर में आपको क्या पूछा गया है, वही पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं पूछा गया किससे किससे बीच में रहेगा, तो 3 से 6 के बीच में रहेगा। 5 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से 6 के बीच में, ठीक है ना। ये जेईई मेन 2011 में पूछा गया था, है ना। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अ हुप मतलब रिंग मान लेना, ऑफ रेडियस r एंड मास m रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो एक हुप है जिसका सेंटर मूव नहीं कर रहा है, खाली ये रोटेट कर रहा है, उसको किसी सरफेस पे रखे। अब रखने के जस्ट पहले देखोगे तो ये पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ रहेगा, ठीक है, इस तरफ रहेगा ना। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस पर इस तरफ लगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे उल्टा दिखा दिया हूँ मैं, तो फ्रिक्शन यहाँ पे इस तरफ लगेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चेंज कर देते हैं, ओके सॉरी, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, है ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलो ये ऐसे घूम रहा था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, तो सरफेस ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन राइट की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ तक सही है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, याद रखना इस सरफेस पे कोई पॉइंट ले ले अगर, ठीक है ना, तो ये आपका सिस्टम है, ये ऑब्जेक्ट सिस्टम है, लूप या हुप या रिंग, है ना। इस पॉइंट के बाद टॉर्क देखते हैं इस सिस्टम पे, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर सिर्फ 3 ही लग रहा है, एक तो नॉर्मल बाय सरफेस, एक फ्रिक्शन बाय सरफेस, और एक अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल कैसा घुमाना चाह रहा है, नॉर्मल इसको ऐसा घुमाना चाह रहा, तो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है इस पॉइंट के बाद, ठीक है ना। लेकिन mg एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और क्योंकि ये सिस्टम वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, तो नॉर्मल इक्वल टू mg होना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल जितना क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, mg उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल का भी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट वही आएगा जो mg का आएगा, है ना। तो नॉर्मल mg का टॉर्क तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल का टॉर्क और mg का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल इक्वल टू mg है मैग्नीट्यूड में। और फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन को आप देखोगे तो फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास होगा, इसको एक्सटेंड करो फ्रिक्शन को, इस पॉइंट से पास हो जाएगा, ठीक है। तो नेट टॉर्क ऑन दिस सिस्टम अबाउट दिस पॉइंट क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। ओके, नेट टॉर्क अबाउट ए 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। तो यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी इस मोमेंट में एंगुलर मोमेंटम जितना होगा, और इस मोमेंट में फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। अब इनिशियल मोमेंट में देखेंगे तो इनिशियल मोमेंट में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, तो इसका खाली रोटेशनल मोशन है इनिशियली, ठीक है, क्योंकि इसको जस्ट रखने वाले या जस्ट रखे, अभी तक सेंटर ऑफ मास चलना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों चलना स्टार्ट करेगा, फ्रिक्शन के कारण चलना स्टार्ट करेगा, याद रखना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अभी 0 है, तो खाली आई ओमेगा वाला टर्म आएगा, MVCM RCM वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना पॉइंट ए के अबाउट देखेंगे तो ये कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन है, ऑल्दो इनिशियल मोमेंट में खाली रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली आई ओमेगा यूज़ करेंगे, तो आई ओमेगा हो जाएगा ICM इंटू ओमेगा, ठीक है, क्योंकि MVCM RCM वो 0 रहेगा, है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देख लिए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो फाइनली स्टेट में है ना। तो फाइनल भी देखेंगे तो आई ओमेगा आएगा, एक तो आई ओमेगा वाला टर्म आएगा, ठीक है ना, आई ओमेगा वाला टर्म आ गया, है ना, और एक MVR आएगा। अब दोनों का सेंस सेम है, आप देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट R वेक्टर ऐसा है, V वेक्टर ऐसा है, तो R क्रॉस V ऐसा आएगा, ठीक है ना, और ओमेगा भी इस सेंस में है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का सेंस सेम है, इसे सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। अपोजिट सेंस का तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ICM क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग का कितना होता है, MR² होता है, तो ICM को बदले इतना लिख दिए, ठीक है ना, ICM को बदले यहाँ भी लिख दिए। ओमेगा का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्या हो जाएगा, क्योंकि इस मोमेंट में याद रखना प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुका है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट सीजेस टू स्लिप, तो स्लिप करना बंद कर दिया, मतलब यहाँ पे अगर स्लिप करना बंद किया, मतलब यहाँ से प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। और प्योर रोलिंग में V ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो ओमेगा के बदले V/R लिख देंगे, तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, V का वैल्यू R ω0/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में the figure shows a uniform rod lying along x-axis. The locus of all the points lying on the xy plane about which moment of inertia of the rod is same as that of point O. ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉड है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो ऑल पॉइंट्स ऑन द xy प्लेन जिसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, वही सेम वैल्यू होगा जो उसका O के अबाउट है, ठीक है। अब O क्या है, एंड है ना, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग पैरेलल्स की थ्योरम लगाएंगे, कैसे, I इक्वल टू ICM प्लस M इंटू D², ठीक है ना। तो कोई भी आप एक्सिस ले लो, कोई भी XY प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो,
ठीक है ना, वहाँ पे एक एक्सिस कंसीडर कर लो। एक्सिस जब ऐसे क्रॉस मार रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर है ना, और एक एक्सिस ले लो सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों एक्सिस को देखेंगे तो दोनों एक्सिस पैरेलल है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गया। इस एक्सिस और इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन ऐसा रहेगा पैरेलल थ्योरम से, ठीक है। ओके, अब आपको बोल दिया गया था इस एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, ठीक है ना, अबाउट ओ। और अबाउट ओ क्या होता है 1/3 ml², है ना, क्योंकि रॉड के एंड के अबाउट क्या होता है 1/3 ml², ठीक है। अब ICM क्या हो जाएगा, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है जो कि हो जाएगा ml²/12, ठीक है, प्लस m × d²। डी होता है ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके x माइनस इसका स्क्वायर y माइनस इसका स्क्वायर करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिलेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आएगा, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ऑफकोर्स ये आप देख सकते हो x माइनस सम कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस y माइनस सम कांस्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर, मतलब ये एक सर्कल का इक्वेशन है जहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या है L/2, 0, ठीक है। तो आपका कौन कौन से पॉइंट्स के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा एज दैट ऑफ अबाउट पॉइंट ओ, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो सब पॉइंट होंगे आपका एक सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। या सिंपली आप यहाँ पे एक सर्कल बना के दिखा सकता हूँ मैं, ऐसा सर्कल आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर थ्योरम से बोल सकते हो, देखो इस एक्सिस और इस एक्सिस और परपेंडिकुलर थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, इस एक्सिस और इस एक्सिस और लगाएंगे तब भी वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप देख सकते हो विदाउट राइटिंग एनीथिंग आपको पता चल जाएगा कि सर्कल आएगा, ठीक है ना, लोकस, है ना। अ रिजिड बॉडी कैन बी हिंज्ड अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो किसी पॉइंट के ऊपर उसको हिंज कर सकते हैं। व्हेन इट इज हिंज्ड सच दैट द हिंज इज एट एक्स, तो हिंज का लोकेशन अगर एक्स है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना। आप जिस पॉइंट को हिंज किए उसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दे दिया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, ठीक है ना। ऑफकोर्स हम लोग देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होगा, जब dy/dx 0, ठीक है, क्योंकि i फंक्शन ऑफ एक्स है तो dy/dx जब 0 होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। तो ये dy/dx 0 कब होगा, जब 4x - 12 = 0 होगा। डिफरेंशिएट कर लिए तो x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है ना। अब x = 3 के अबाउट ये चीज़ मिनिमम है, यानी i मिनिमम है, ठीक है। अब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पता है कि i का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, i का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ICM के बराबर ही हो सकता है जब ये वाला चीज़ 0, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज इन एवरी केस ऑलमोस्ट ग्रेटर देन दिस, जब तक ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये 0 कब होगा, जब डी का वैल्यू खुद 0, ठीक है ना। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होता है, जब वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट हो रहा हो, ठीक है ना। ऑफकोर्स पैरेलल लाइंस के अबाउट बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मिला है, मतलब मिनिमम मिला है हमें, किस पॉइंट के अबाउट मिला है, x = 3 के अबाउट, यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x = 3 के थ्रू ही पास हो रहा होगा, यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 3 के बराबर ही होगा, क्योंकि हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होता है, जब एक्सिस रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, अ राइट ट्रायंगुलर प्लेट ABC ऑफ मास m इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन, तो ये वर्टिकल प्लेन पे, यानी पूरा का पूरा ड्राइंग मान लो आपके वॉल जो है, घर के वॉल जो है उसके पैरेलल है, ठीक है ना। अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू A, तो ये A है, इसके अबाउट एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लो, ठीक है ना। तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो A के अबाउट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो आपको दिखाई नहीं दे सकता, वो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो इट इज सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग सच दैट द साइड AB इज हॉरिजॉन्टल, तो ये AB साइड ऑफ द ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल है और उसको A के सस्पेंड किया गया किसी स्ट्रिंग, सॉरी इस स्ट्रिंग से हॉरिजॉन्टल रखा गया, ठीक है ना। तो रिएक्शन एट द सपोर्ट A, तो A से कुछ सपोर्ट दिएगा तभी तो हॉरिजॉन्टल है, तो A से कितना सपोर्ट देना पड़ेगा, यानी फोर्स का वैल्यू पूछा है इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ना ही चल रहा है ना ये घूम रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब याद रखना, एक ट्रायंगुलर लैमिना है, ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, अगर वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होता है। और सेंट्रॉइड का लोकेशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको एंड या वर्टिसेस का लोकेशन पता है तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो L + 0 + 0/3 और ऐसे 0 + 0 + -L/3, तो सेंट्रॉइड का लोकेशन इतना हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास इस ट्रायंगुलर लैमिना का यहाँ पे है और इस पॉइंट का लोकेशन इतना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखना ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एज वेल एज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, तो किसी भी लाइन के अबाउट तो रोटेट नहीं हो रहा है, तो कहीं किसी को भी एक्सिस रोटेशन आप बोल सकते हो, मतलब वैसे मैं बोल देता हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहिए। या किसी भी लाइन के अबाउट आप नेट टॉर्क = 0 बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वैसा मत सोचना, वो गलत एक्सेंस में समझाने के लिए बोला। तो जैसे इस लाइन के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 आएगा, तो इस लाइन के अबाउट देखते हैं, इस लाइन के अबाउट देखने का फायदा क्या होगा, टेंशन का टॉर्क वैसे ही 0 हो जाएगा इस लाइन के अबाउट, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग ये लाइन चूज़ किया ताकि टेंशन से डील ना करना पड़े, ठीक है। तो
अबाउट बी अगर हम लोग टॉर्क देखें तो अबाउट बी को 2 ही फोर्स लगेंगे, एक तो mg लग रहा होगा यहाँ से और एक यहाँ से लग रहा होगा कुछ रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ से जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, मान लो उसका वर्टिकल कंपोनेंट Na है, उसको यहाँ पे ड्रॉ किया हो, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो हम लोग वर्टिकल भी मान ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इस तरफ मानना है, इस तरफ मानना हो, आपका मन कैसा ही मानो, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप देखोगे तो वो तो इस लाइन से, इस पॉइंट से पास हो जाएगा, तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, तो खाली वर्टिकल कंपोनेंट को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क अबाउट बी 0 होगा, तो अबाउट बी नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ तक ना किसी पॉइंट के ऊपर नेट टॉर्क 0 होगा, मैं बी को ले रहा हूँ जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। आप कोई पॉइंट लो सेम आएगा, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट बी क्या हो जाएगा, mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है mg का 12/3 है ना, क्योंकि ये लेंथ हो जाएगा 12/3, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट आपको पता था इतना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है l/3 है, ये टोटल l है, तो ये l/3 ये l, तो ये l माइनस l/3 करेंगे तो 12/3, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12/3, ठीक है। तो ये 12/3 है, और वैसे Na का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो ऑफकोर्स mg देखो इस पॉइंट के ऊपर कैसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और Na कैसे घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो दोनों टॉर्क्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो इक्वेट कर देंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे, तो Na का वैल्यू इतना आ गया है ना। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये 4 फोर्स इस पर दिखेंगे, Na mg, टेंशन अपवर्ड mg डाउनवर्ड, ठीक है, Na अपवर्ड और Na डैश एक मान लिए जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो 0 है, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी 0 है, तो ये तीनों मिलके कैंसिल करेंगे, फिर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी 0 है, तो लेकिन इसको तो कैंसिल करने वाला को है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, यही 0 होगा, ठीक है। Na डैश यानी 0 होगा, यानी Na सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड है, यानी इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स इस ट्रायंगल पे लगा रहा होगा, जो भी सपोर्टिंग चीज़ है, हम लोग बताया नहीं कि आदमी का हाथ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो फोर्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा रहा होगा, ठीक है। तो यानी नेट रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 2mg/3, यानी ऑप्शन बी सही है। ओके, फर्स्ट सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस हो गया, नेक्स्ट सेट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के अबाउट कोई एक्सिस ले लो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज आई। तो पॉइंट पी के अबाउट एक एक्सिस ले लिया जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का कितना है, आई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ पी क्यू आर। अब ये जो ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको 2 ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं, तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो इस पी क्यू आर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अबाउट पॉइंट पी अबाउट पॉइंट आर, अलग अलग वैल्यूज पूछे, ठीक है। तो अबाउट पॉइंट पी पहले देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो अबाउट पॉइंट पी है, अब ठीक है, अब अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो उस लाइन तक देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल का कम मास आया रहेगा और इस वाले ट्रायंगल का ज़्यादा मास आया रहेगा, सिंपली क्योंकि ये वाला ट्रायंगल मोटा है पॉइंट पी के अबाउट, पॉइंट पी के पास में, और ये वाला ट्रायंगल पतला है। दूर जाते जाते ये वाला ट्रायंगल पतला हो जाएगा और ये वाला ट्रायंगल मोटा हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन पास में देखेंगे तो पास में ये मोटा है ये पतला है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स इन दोनों का मास देखेंगे तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका मास ज़्यादा होगा, तो m1 ग्रेटर देन m2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, m1 ग्रेटर देन m2 है। लेकिन ये वाला ट्रायंगल का टोटल मास और ये वाला ट्रायंगल का टोटल मास तो इक्वल है ना। लेकिन अगर दोनों का टोटल मास इक्वल है और पास में इसका ज़्यादा मास है और इसका कम मास है, यानी उसका उल्टा भी ट्रू होगा, यानी ज़्यादा मास मतलब बड़ा मास इस ट्रायंगल के लिए इस पॉइंट से दूर में रहेगा और इसका छोटा मास कम मास इसके दूर में रहेगा, ठीक है ना। याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जितना ज़्यादा मास जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के केस में कम मास पास में है, सॉरी ज़्यादा वाला मास पास में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट कम रहेगा। वैसे इस ट्रायंगल के लिए देखें तो इस ट्रायंगल का छोटा मास पास में और बड़ा मास दूर में है, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोले, पी क्यू आर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है पी एस आर के, क्योंकि दोनों का मास सेम है, ठीक है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट अगर आई है या 10 है मान लो, तो यानी अगर इक्वल हो तो दोनों का 5-5 होता, लेकिन हमें पता है इसका ज़्यादा है तो इसका 5 से ज़्यादा होगा और इसका 5 से कम होगा। यानी वैसे उसी लॉजिक से अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो जिसका ज़्यादा होगा उसका I/2 से ज़्यादा होगा और जिसका कम होगा उसका I/2 से कम होगा, ठीक है ना। अब ये पूरा लॉजिक दिए थे पॉइंट पी के अबाउट, ठीक है ना। सेम लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग पॉइंट आर के अबाउट देखते हैं तो आर के अबाउट अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ इसको थोड़ा रब कर देता हूँ समझाने के लिए। आर के अबाउट अगर देखेंगे, देखो आर के अबाउट क्या होगा, आर के अबाउट देखेंगे तो इसका मोटा मास यानी इसका ज़्यादा मास पास में है और इसका ज़्यादा मास आर के अबाउट दूर से है, ठीक है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि उल्टा हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो अगर चारों ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ ये वाला चीज़ आपको दिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू आर वाला पार्ट इज ग्रेटर देन I/2, यानी ऑप्शन सी,
ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये जेईई में 2020 का क्वेश्चन है। एज शोन इन फिगर अ बॉल ऑफ मास m इज टाइड टू अ मासलेस स्ट्रिंग हुज अदर एंड पोर्शन इज ओन्ड ऑन ए फ्लाई व्हील। ठीक है, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक रस्सी को रैप किया गया है, ठीक है ना। उस रस्सी का एक एंड में एक मास को बांध दिए, डिस्क का मास भी m है, डिस्क का रेडियस r है, ठीक है। अब स्टार्ट, इसको छोड़ दिए तो ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे गिरना स्टार्ट होगा। व्हेन इट हैज कवर्ड एट लेंथ हाइट h, जब h हाइट नीचे गिर जाएगा तो एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील क्या होगा, तो व्हील का एंगुलर स्पीड क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में कुछ लिखा नहीं गया है तो अज्यूम करना कि देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि अगर व्हील ओमेगा से घूम रहा है, व्हील अगर ओमेगा से घूम रहा है तो व्हील के सरफेस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा आर होगा, स्पीड ओमेगा आर होगा, है ना। तो जैसे सरफेस पे एक पॉइंट है ओमेगा आर से, लेकिन अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा तो जो व्हील का सरफेस वाला पॉइंट है उसका वेलोसिटी वही होगा जो स्ट्रिंग जो है उसके कॉन्टैक्ट में उसका पॉइंट भी, उसका वेलोसिटी वही हो, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगा। अदरवाइज रस्सी डिस्क पे स्लिप करेगी, ठीक है ना। तो डिस्क का सरफेस में जो कोई पॉइंट है उसका वेलोसिटी ओमेगा आर है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा तो रस्सी के पॉइंट का भी जो कॉन्टैक्ट में उसका भी ओमेगा आर होगा, ठीक है। अब रस्सी का लेंथ तो फिक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग ये बोलेंगे ये पॉइंट अगर ओमेगा आर से इस तरफ आ रहा है तो ये पॉइंट भी नीचे जाएगा ओमेगा आर से, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक के बीच का भले रस्सी का लेंथ टाइम के साथ बढ़ते आएगा, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो रस्सी का लेंथ है वो तो फिक्स है ना, ठीक है। तो ये भी ओमेगा आर यानी वी से नीचे जाएगा, तो ये अगर वी से नीचे आ रहा है तो ये भी वी से नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गया नो स्लिपिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब ये इनिशियल मोमेंट को ड्रॉ कर दिए हैं, इसमें ये रेस्ट पे ये भी घूम नहीं रहा है, और फाइनल मोमेंट में ये जा रहा है नीचे वी से और ये घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन का वर्क डन तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि स्लिपिंग हो ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं आएगा, है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, क्योंकि h हाइट नीचे गिरा है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, अब इस मास का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और इसका तो सेंटर ऑफ मास फिक्स है, ठीक है ना। तो इसके पास खाली रोटेशनल एनर्जी होगा, इसका रोटेशनल एनर्जी कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऑफकोर्स ICM लेंगे, है ना। तो इसको अगर लिखें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करें तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ICM ऑफ डिस्क होता है हाफ MOR², ठीक है। यहाँ पे बोल दिया डिस्क लेना है इसको, हाफ MR²। तो इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा इंटू आर याद रखना V है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो इससे सॉल्व करेंगे फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू इतना आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर डोर विथ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट पॉइंट O इज फिक्स्ड ऑन 2 hinges A and B। तो एक डोर है, वर्टिकल डोर है, मतलब जैसे घर में रहता है यूजुअली, ठीक है। वो 2 पॉइंट से फिक्स्ड है, 2 पॉइंट में उसको फिक्स किया गया, हिंज किया गया है। एंटायर वेट ऑफ द डोर इज सपोर्टेड बाय हिंज A, यानी हिंज A पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा वो वेट के बराबर है, ठीक है ना। जो भी वेट है डोर का वो हिंज A पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा, हिंज A के कारण डोर पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा वो उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन ने बोल दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डोर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमें फिक्स हो गया, क्वेश्चन ने बोल दिया था, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब याद रखना डोर तो ना ही मूव कर रहा है ना ही घूम रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, ठीक है ना। टॉर्क तो ऑफकोर्स किसी लाइन के अबाउट निकालते हैं या किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट या एनी लाइन 0 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट या किसी भी लाइन के अबाउट घूमते हुए नहीं दिख रहा हमें, है ना। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे अगर देखें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है ही नहीं। क्यों? ऑप्शन ए में आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों फोर्स राइट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं। चारों फोर्स में 2 तो हॉरिजॉन्टल है, दोनों राइट की तरफ है, तो नेट फोर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल 0 नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। वैसे सी में देखेंगे तो दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसमें भी नेट फोर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल 0 नहीं होगा, यानी नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। डी के लिए अगर देखें तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0 नहीं है, ठीक है ना। डी को अगर देखें तो पॉइंट ए, जैसे पॉइंट ए पे कोई लाइन एक्सिस ले लिया, ठीक है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट फायदा क्या होगा लेने का, इस फोर्स का टॉर्क 0 हो गया, इस फोर्स का टॉर्क भी 0 हो गया, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये वाला फोर्स कैसा घुमाना चाह रहा है, ये वाला फोर्स आप देख सकते हो एंड क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, सॉरी, और ये वाला फोर्स भी इस पॉइंट के अबाउट कैसा घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो दोनों ही क्लॉकवाइज घुमाने चाह रहे, एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाना ही नहीं चाह रहा, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा अगर ऐसा रहता तो सच में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0 नहीं है, ठीक है ना, यानी डी भी एलिमिनेट हो गया। तो ए सी डी एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी को चेक भी कर सकते हैं, बी में ए के अबाउट देखे अगर टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट दे सकते हैं, ए के अबाउट देखे तो ये दोनों फोर्स का फिर से टॉर्क 0 हो जाएगा। डब्ल्यू को देखें तो डब्ल्यू ए के अबाउट कैसे घुमाना चाह रहा है, ए के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ये कैसा घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तभी और स्टेशनरी रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 में अ थिन होप यानी रिंग जिसका वेट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन। मिनिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होगा ताकि ये हमेशा रेस्ट पे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। ओके, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम रहेगा। टेंशन तो ऑफकोर्स ऊपर आएगा, एम जी साइन थीटा ऑफकोर्स डाउन द इंक्लाइन आएगा। फ्रिक्शन मुझे नहीं पता, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे पता किया मैं, इससे नेट टॉर्क अबाउट सेंटर जीरो होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा तो सेंटर के अबाउट भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो सेंटर के अबाउट देखेंगे तो सेंटर के अबाउट एम जी का टॉर्क तो जीरो ही आ जाएगा क्योंकि एम जी सेंटर से ही पास करेगा, है ना। एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। खाली टेंशन का टॉर्क आएगा और एफ का टॉर्क आएगा, ठीक है ना। एफ मुझे नहीं पता ऊपर है कि नहीं, तो नेट टॉर्क टॉर्क ऑफ टेंशन प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन मिलके जीरो होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो टॉर्क ऑफ टेंशन विल बी नेगेटिव ऑफ टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को मत देखो, टेंशन को देखो। तो अगर आप सेंटर के अबाउट देखोगे तो सेंटर के अबाउट टॉर्क टेंशन कैसे घुमाना चाह रहा है देख लो, किस सेंस में घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी फ्रिक्शन ऐसा लगना चाहिए कि वो क्लॉकवाइज घुमाए, तो यानी फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा, क्योंकि अप द इंक्लाइन लगेगा तभी वो क्लॉकवाइज घुमा पाएगा ताकि टेंशन का टॉर्क को कैंसिल कर सके, ठीक है। अगर फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगता है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगता है जैसे टेंशन घुमा रहा है, ठीक है ना। तो इससे फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन होगा, हम लोग प्रूफ कर दिए। दूसरी बात है फ्रिक्शन का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों का वेक्टर सम जीरो है, तो यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। अब टेंशन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है फ्रॉम एक्सिस रोटेशन या एक्सिस या पॉइंट सेंटर, और इसका भी आर है, तो यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अलॉन्ग द इंक्लाइन सेंटर ऑफ मास का इक्विलिब्रियम देखे, मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम देखे, तो अप द इंक्लाइन है टी प्लस एफ, डाउन द इंक्लाइन है एम जी साइन थीटा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। टेंशन का वैल्यू एफ था हमें पता है, तो 2f इक्वल टू इतना, तो एफ का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है ना। ओके, अब एफ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होता है हमेशा, ठीक है ना। किसी भी केस में कुछ भी फ्रिक्शन का वैल्यू जो लग रहा होगा वो एफ मैक्स से कम ही लग सकता है या उसके बराबर लग सकता है, ठीक है। एफ मैक्स होता है म्यू इंटू एन, और नॉर्मल का वैल्यू हमें पता है, नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा ऐसा लग रहा होगा, है ना। तो यानी फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन आया, फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, उसको पुट किए तो ये रिलेशन है, इससे ये रिलेशन है, यानी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 5। वैसे म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मतलब म्यू का मिनिमम वैल्यू tan थीटा बाय 2, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 1/2√3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में अ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर कैन बी केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये बोल दिया गया है कि ये इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन का फिगर ये है ना, ये तो मैं बनाया हूँ समझाने के लिए। इन द फिगर गिवन बिलो द डॉट्स रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखना नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है तो सेंटर पे मत मान लेना सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है तो कहीं भी हो सकता है ना। तो आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो कहाँ पे होगा अगर ये चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो होना चाहिए। सपोज वो पॉइंट हम पी ले लिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, मैं पी को चूज किया हूँ, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट पी, अब पी से ही आपका नॉर्मल पास होगा, पी से ही आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन पास होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो गया पी के अबाउट, है ना, क्योंकि नॉर्मल भी वहीं से पास हो रहा, फ्रिक्शन भी वहीं से पास हो रहा, पी से ही पास होगा, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है। अब नेट टॉर्क अबाउट पी में नॉर्मल, फ्रिक्शन और एमजी तीनों का टॉर्क आएगा, लेकिन ये दोनों अगर जीरो है तो नेट टॉर्क तो जीरो चाहिए, यानी एमजी का टॉर्क भी जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल और फ्रिक्शन पॉइंट पी से पास हो रहा था इसलिए उनका टॉर्क जीरो है, ठीक है ना। यानी एमजी का टॉर्क अबाउट पॉइंट पी जीरो है, इसका मतलब है कि एमजी भी पॉइंट पी से पास होना चाहिए, ठीक है। एमजी भी पॉइंट पी से पास होना चाहिए, है ना। अब एमजी पॉइंट पी से कैसे पास होगा, अगर एमजी को ड्रॉ करेंगे तो वो पी से कैसे पास होगा, ऐसे पास होगा, ठीक है। एमजी को ड्रॉ करे तो ये तो एमजी अगर यहाँ पे हुआ तो ये तो पी से पास नहीं हो रहा, तो ये वाला डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एमजी भी पी से पास नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी से जो है वो उसका एमजी जो है पी से पास हो सकता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मैं एग्जैक्टली सही नहीं ड्रॉ कर सकता, लेकिन इन तीनों को तो कंफर्म पास नहीं हो रहा, तो यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 12 होना चाहिए ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा इधर कर लेते हैं। 12 में अ होमोजीनियस क्यूबिकल ब्रिक, होमोजीनियस है मतलब सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ठीक है। लाइज मोशनलेस यानी इक्विलिब्रियम में है ऑन ए इंक्लाइन सरफेस, हाफ ऑफ द ब्रिक विच अप्लाइज ग्रेटर प्रेशर ऑन द प्लेन। तो ये ब्रिक का 2 हाफ, एक लेफ्ट हाफ एक राइट हाफ, ठीक है ना। तो इसको जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से 2 हाफ्स में इमेजिन करो टूटा है, तो लेफ्ट हाफ ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है कि राइट हाफ ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, ये पता करना है, ठीक है। अब अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या बोल दिया गया है, रुका हुआ है,
ना चल रहा है ना घूम रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ये 4 फोर्स आएंगे, ठीक है। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा आएगा, फ्रिक्शन कैसा घुमाना चाह रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। एमजी का टॉर्क तो जीरो है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही एमजी पास होगा, तो एमजी का टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है ना। तो यानी नॉर्मल का टॉर्क, क्योंकि 3 ही फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, फ्रिक्शन, नॉर्मल और एमजी। एमजी का टॉर्क तो जीरो है, फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो चाहिए, तो यानी नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल करने के लिए क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है। नॉर्मल का टॉर्क यानी क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग सोचे इसको 2 हाफ में इमेजिन करें, मान लेते हैं कि लेफ्ट वाला हाफ पे जो नॉर्मल लग रहा है उसको N1 बोल रहे हैं। याद रखना हर जहाँ कॉन्टैक्ट है हर पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। उन सबको मिला के इफेक्टिवली मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे लग रहा है N1, वैसे यहाँ पे भी हर पॉइंट में नॉर्मल लग रहा होगा। इसको मान के मैं मान रहा हूँ कि ओवरऑल राइट पार्ट में नॉर्मल जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओवरऑल N2 है, ठीक है ना। तो लेफ्ट पार्ट में N1 लग रहा है, राइट पार्ट में N2 लग रहा है, तो N1 बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट N1 का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए N2 से, क्योंकि N1 आपको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, N2 एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल नॉर्मल हमें पता है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करना चाहिए, तो यानी N1 जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, N1 ग्रेटर देन N2 होना चाहिए। समझ में आई बात? तो N1 ग्रेटर देन N2 हो गया, यानी लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रिक या ब्लॉक जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, तो थर्ड लॉ के कारण वो ज़्यादा नॉर्मल प्लेन पे लगा रहा होगा, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हाफ एरिया तो दोनों का सेम होगा, दोनों हाफ का, तो यानी ज़्यादा फोर्स ये वाला हाफ लगा रहा प्लेन पे, तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ये वाला हाफ, तो लेफ्ट वाला हाफ जो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। अगर अभी तक आप टिके हो तो बहुत अच्छी बात है, गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ यूनिफॉर्म 2 kg सिलेंडर रेस्ट ऑन अ लेबोरेटरी कार्ट एज शोन। तो ये सिलेंडर है जो कि कार्ट के ऊपर रेस्ट पे है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड द कार्ट इज 0.5। इफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन हाइट, इसका ब्रेथ यानी डायमीटर और हाइट दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द कार्ट। कार्ट का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है ताकि सिलेंडर ना ही स्लिप करे, ना ही सिलेंडर इसके ऊपर स्लिप करे, ठीक है, ना ही इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, ना ही वो टिप करे, ना ही वो घूम के गिर जाए, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग कार्ट को एक्सेलेरेट कर रहे हैं, तो कार्ट को सपोज राइट की तरफ एक्सेलेरेट कर रहे हैं, तो इसका घूमने का या सॉरी इसका गिरने का टेंडेंसी किस तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ, है ना। कार्ट में बैठ जाओगे तो इसको सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा, और वो सूडो फोर्स इसको कैसा घुमाना चाहेगा, ऐसा घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका टिप होने का टेंडेंसी ऐसा है ना। जिस भी डायरेक्शन में टिप होने का टेंडेंसी हो उस डायरेक्शन का लेफ्ट मतलब उस डायरेक्शन के मतलब जिस भी पॉइंट के अबाउट वो टिप होने का टेंडेंसी हो, इस केस में किस पॉइंट को टिप होने का टेंडेंसी, पॉइंट पी, है ना। तो आप मान लेना नॉर्मल उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बाकी किसी पॉइंट में मत मारना, ठीक है। ऑफकोर्स ये रिवीजन लेक्चर है तो मैं इसका रीज़न नहीं बताऊंगा यहाँ पे, तो यही करना हमेशा, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट के अबाउट वो टिप होना चाहेगा या जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होगा जस्ट गिरने से पहले, उस पॉइंट पे ही आप नॉर्मल मान लेना, ठीक है। वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे सोचना कि अगर ये ऊपर उठ गया इस पॉइंट के अबाउट तो यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यहीं से नॉर्मल पास होगा, यहीं से फ्रिक्शन पास होगा, ठीक है। ऐसे सोच लेना, है ना, ठीक है। तो इस मोमेंट में जब ये टिप होने वाला है, मान लो जस्ट मतलब एक घूमने ही वाला है अब, ठीक है ना, तो उस मोमेंट में नॉर्मल यहाँ से पास होगा, फ्रिक्शन भी यहाँ से पास होगा, ठीक है। फ्रिक्शन आप लेफ्ट की तरफ लेना तो ले लो, आपका मन, मैं राइट की तरफ ले आऊँ, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है F, और लेकिन ये चीज़ याद रखना, सिलेंडर इस कार्ट पे स्लिप भी नहीं करना चाहिए। स्लिप भी नहीं कर रहा मतलब कार्ट अगर राइट की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है तो सिलेंडर भी राइट की तरफ एक्सेलेरेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट की तरफ सिलेंडर अगर एक्सेलेरेट करे तो सिलेंडर के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है, फ्रिक्शन है, क्योंकि 3 ही फोर्स है, नॉर्मल है, mg और फ्रिक्शन है। तो राइट की तरफ एक्सेलेरेशन चाहिए तो फ्रिक्शन भी राइट की तरफ होगा, वही इसको एक्सेलेरेट कर रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ हो जाएगा तो ये लेफ्ट की तरफ एक्सेलेरेट करने लगेगा, है ना, ठीक है। अगर टिप नहीं कर रहा है मतलब नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0, ठीक है। जिस पॉइंट को टिप कर सकता है उस पॉइंट का नेट टॉर्क 0 ले लेना, है ना, ठीक है ना। याद रखना किसी पॉइंट के बाद नेट टॉर्क 0 आएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लो, किसी के भी लो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास देखें, ठीक है ना, वो तो 0 है ना। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क mg का तो 0 आएगा, ठीक है ना। याद रखना इसके अबाउट हम लोग नेट टॉर्क देख रहे हैं, इस लाइन के अबाउट, है ना। mg का टॉर्क तो mg तो यहीं से पास हो रहा है, mg का टॉर्क 0 आएगा। फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर कितना है, फ्रिक्शन इस लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा है और ये लाइन इस पॉइंट से कितना दूर है, ये है 5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि टोटल 10 है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क 5 इंटू फ्रिक्शन, ठीक है ना। और वो इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन कैसा घुमाना चाहिए इस ऑब्जेक्ट को,
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। वैसे नॉर्मल का टॉर्क देखेंगे तो नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्मल जिस लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा है वो इस पॉइंट से कितना परपेंडिकुलर दूर है, इतना परपेंडिकुलर दूर है, और इसका वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नॉर्मल का टॉर्क का मैग्नीट्यूड रहेगा 2n, और अगर इस पॉइंट के अबाउट देखें तो नॉर्मल कैसे घुमाना चाह रहा है ऑब्जेक्ट को, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। ऑफकोर्स क्लॉकवाइज उधर जाएगा इक्वल टू किससे, तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 5f इज इक्वल टू 2n है ना, 5 इक्वल टू 2n हो गया। अब नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल इक्वल टू mg होना चाहिए। mg कितना है, 20 है, ठीक है। मास 2 kg था तो mg 20 है, तो नॉर्मल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका मोशन नहीं हो रहा, तो नॉर्मल इक्वल टू 20 होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमें मिल गया 8 है ना। तो टिपिंग नहीं होने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। दूसरी बात है, पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा मत लगाना, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ। नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा पॉइंट पी के बाद लगा ही नहीं सकते आप, क्योंकि पॉइंट पी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम में नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा वैलिड नहीं होता है, एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा रहे हो, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा वो लगा दिए, ठीक है, लेकिन पॉइंट पी के अबाउट आप मत लगाना। समझ में आई बात, पॉइंट पी के अबाउट लगा के देखो, मिलेगा भी नहीं 0। पॉइंट पी के अबाउट अगर आप लगाओगे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया, mg का टॉर्क तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे कुछ ना कुछ 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये घूम तो नहीं रहा। क्यों नहीं घूम रहा है, टॉर्क वैल्यू 0 है, क्योंकि आप गलत लगा रहे हो। टॉर्क नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा इस पॉइंट को लगा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी के आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सेंटर ऑफ मास भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे सेंटर ऑफ मास एक स्पेशल फ्रेम होता है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट पी के अबाउट मत लगाना है ना। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि किसी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, मैं गलत बोल दिया, गलत मुंह से निकल गया। इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो किसी पॉइंट के अबाउट नहीं लगा सकते, खाली सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा सकते, ठीक है। ओके, अब स्लिपिंग नहीं करने के लिए, स्लिप नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन का वैल्यू एफ मैक्स से कम होना चाहिए, ठीक है। एक कम ही लिख दो ना यहाँ पे, एफ मैक्स से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो एफ मैक्स से कम होना चाहिए मतलब क्या है, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया था, 8 आया था। एफ मैक्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है 0.5 और नॉर्मल का वैल्यू कितना है 20 है, तो एफ मैक्स का वैल्यू 10 आया, फ्रिक्शन का वैल्यू 8 आया है, तो ऑफकोर्स 8 इज लेस देन 10, ठीक है। तो यानी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है एक्चुअली में वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। अगर स्लिपिंग होते रहेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगते रहता ना, ठीक है। समझ में आई बात है ना। अब देखो आपसे क्या पूछा था, एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट, याद रखना एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ सिलेंडर, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है, तो सिलेंडर के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, ये दोनों तो कैंसिल कर देते को, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइडेड मास, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, फ्रिक्शन के बराबर 8/2 यानी 4, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में, A uniform flag pole of length L and mass M is pivoted on the ground with a frictionless hinge। तो एक पोल को हिंज कर दिया ग्राउंड के इस पॉइंट में, मतलब इस पॉइंट को रोटेट कर सकता है, ठीक है। किसी इनिशियल मोमेंट में एंगल थीटा बना रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया इतना है। इफ इट स्टार्ट फॉलिंग, मतलब इसको इस पॉइंट से अगर छोड़ दें, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द पोल, यानी फ्री एंड मतलब पॉइंट पी का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, इमीडिएटली आफ्टर इट स्टार्ट फॉलिंग, यानी जैसे आप छोड़ोगे, छोड़ने के जस्ट बाद इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी पूछता तो 0 रहेगा, क्योंकि छोड़ने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगा छोड़ने के बाद भी वही वेलोसिटी होगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो इंस्टेंटेनियसली अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब इस केस में ऑफकोर्स आपका रोटेशनल एक्सिस ये इस पॉइंट को रोटेट कर रहा है, ये है ना, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू I अल्फा, तो नेट टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू I अल्फा, है ना। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हिंज फोर्स इसी पॉइंट से अबाउट इसी पॉइंट से पास होगा, ठीक है ना। एक ही एक्सटर्नल फोर्स है जिसका टॉर्क 0 नहीं होगा, वो होगा mg, है ना। mg का टॉर्क कितना होगा, mg का लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो mg इस लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा, आपका एक्सिस ये है, तो एक्सिस और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर कितना है, L/2 cos थीटा, ये हो गया L/2, ये हो गया थीटा, तो L/2 cos थीटा, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट हिंज हो जाएगा mg का वैल्यू मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दे दिया, वैसे आपको पता भी होना चाहिए, रॉड है तो 1/3 ml² इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से इतना आ गया। अब इस पॉइंट का आपसे एक्सेलरेशन पूछा था, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था ना, लीनियर एक्सेलरेशन, सॉरी ये वाला एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू एल, ठीक है ना। प्योरली रोटेशनल मोशन में क्या होता है, किसी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अल्फा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देते हैं, ठीक है ना, अल्फा इंटू एल, और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से एल है, ठीक है ना। तो दिस इंटू एल, कैपिटल यूज़ करना चाहिए, मैं स्मॉल एल यूज़ कर रहा हूँ, तो इतना आ जाएगा, दिस इंटू एल करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन, यानी इसका पोजीशन वेक्टर इतना है और वेलोसिटी इतना है, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस, ठीक है ना। तो z एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम कितना है ना।
ऑफकोर्स एम वी आर परपेंडिकुलर से निकल जाएगा, लेकिन 3 डायमेंशन में तो आर परपेंडिकुलर निकालना थोड़ा हार्ड है, तो हम लोग वेक्टर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। तो अब किसी भी लाइन के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने बोला गया है तो पहले उस लाइन पे कोई भी पॉइंट चूज कर लेना, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालने बोला गया है, तो जेड एक्सिस में कोई पॉइंट चूज कर सकते हैं, मैं ओरिजिन चूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, सपोज ओरिजिन ऑन जेड एक्सिस इस, तो मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। देखना आप क्या करूँगा मैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, तो एंगुलर मोमेंटम आपको अबाउट ए लाइन पूछा था, तो पहले मैं अबाउट ए पॉइंट निकाल रहा हूँ और वो पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है। जेड एक्सिस के अबाउट पूछा था तो मैं पहले ओरिजिन के अबाउट निकाल रहा हूँ। ओरिजिन याद रखना जेड एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। एक्स पे भी लाई करता है, वाई पे भी लाई करता है, लेकिन जेड पे तो लाई करता है ना। तो जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेना, मेथड वही रहेगा, ठीक है। तो मैं ओरिजिन चूज कर रहा हूँ, तो ओरिजिन के अबाउट यानी किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सिंपली आर क्रॉस पी होता है ना, ये पढ़े हम लोग। तो आर वेक्टर आपको दिया गया, आर वेक्टर तो ओरिजिन से ही नापा गया, इससे ओरिजिन चूज किया था ताकि जल्दी हो, ठीक है। आर वेक्टर दिया हुआ है तो आर वेक्टर है, पी वेक्टर मान लो ऐसा है, तो सिंपली आर क्रॉस पी है, तो खाली दिखाने के लिए है ना, कोई वेक्टर फॉर्म में तो पता ही है। तो आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इतना है, मास वेक्टर इतना है, मास सॉरी इतना है, एम आर क्रॉस वी, ठीक है ना। पी को एम वी लिख सकते हैं, एम को बाहर ले लो तो एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इतना आएगा, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट रूल लगा क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, इतना आएगा, ठीक है ना। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इतना हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस निकालना है, तो कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जो निकाले थे उसका कंपोनेंट ले लो अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट आप निकाले हो एंगुलर मोमेंटम, उस वैल्यू का कंपोनेंट ले लेना अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट निकालने बोला गया था, ठीक है ना। तो इसका कंपोनेंट अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, जेड के अबाउट मतलब के कंपोनेंट कितना है, -8। तो आंसर क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में अ पुली इज हिंज्ड एट द सेंटर एंड अ मास्टर्स थ्रेड इज रैप्ड अराउंड इट। तो ये सेंटर पे हिंज्ड है, मतलब फिक्स कर दिया इस पॉइंट को, यानी के लिए रोटेट कर सकता है इसके बाद, ठीक है। और एफ से खींचा जा रहा है रस्सी से, ठीक है ना। तो थ्रेड इज पुल्ड विद ए कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। जिसको रेस्ट से यानी इनिशियली घूम नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, इसको खींचना स्टार्ट किया। खींचेंगे तब भी चलेगा नहीं क्योंकि सेंटर को फिक्स किया हम लोग, है ना। तो कल घूम सकता है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, एफ से खींच रहे हैं, एम जी सेंटर से एक्ट कर रहा होगा। मान लो जहाँ पे हिंज किए है उस हिंज के कारण जो हिंज फोर्स लग रहा है उसका 2 कंपोनेंट है, एक वर्टिकल ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, ठीक है। आपका मन कैसा ही मान सकते हो, इधर ही मान सकते हो, वर्टिकल को नीचे ही मान सकते हो, आपका मन आपको जैसा मानना माने, लेकिन एक वर्टिकल मान लो, एक हॉरिजॉन्टल मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये फिक्स है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन 0 है, मतलब F1 mg को बैलेंस करेगा और F2 F के बराबर होगा, F2 F के बराबर होगा, तभी नेट फोर्स या एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास 0 होगा, ठीक है। अब नेट फोर्स बाय हिंज के कारण 2 फोर्सेज है F1 और F2, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो F1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, mg है, F2 का वैल्यू f है, तो ये इतना आ गया, ठीक है ना। अब ये चीज़ कांस्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है जो फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट, तो f कांस्टेंट है, mg तो कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा चीज़ कांस्टेंट हो गया। तो नेट फोर्स बाय हिंज कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ओके, अब नाउ नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा निकालते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसी क्वेश्चन को लगाए क्योंकि उसी के अबाउट आपका एक्सिस रोटेशन है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो इन सब का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, खाली f का टॉर्क आएगा। f का लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर के बीच में परपेंडिकुलर कितना, r के बराबर है, तो टॉर्क ऑफ f कितना हो जाएगा, f इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर इंटू अल्फा, है ना। ऑफकोर्स आई अबाउट f इंटू आर 0 नहीं है, f इंटू आर 0 नहीं, f भी 0 नहीं, r भी 0 नहीं, तो f इंटू आर 0 नहीं है। तो अगर f इंटू आर 0 नहीं है तो अल्फा भी 0 नहीं होगा, तो अल्फा इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, लेकिन f इंटू आर कॉन्स्टेंट है तो अल्फा भी कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अल्फा एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, मतलब ओमेगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज हो नहीं सकता क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो जैसा अल्फा आया होगा वैसा ही घूमता जाएगा, हमेशा इस सेंस में ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ए। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा लेकिन फोर्स ऑन द हिंज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वो निकाल चुके हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में स्पिनिंग आइस स्केटर कैन इंक्रीज हिज रेट ऑफ रोटेशन बाय ब्रिंगिंग हिज आर्म्स एंड फ्री लेग क्लोजर टू हिज बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हाथ फैला के घूम रहा था वो किसी इस आइस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और हाथ को पास देता है तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब भी घूम रहा है, तो पहले ओमेगा 1 से घूम रहा था, मान लो ओमेगा 2 से घूम रहा है अब, ठीक है। हाउ डज दिस प्रोसीड्योर, यानी इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में उसका एंगुलर मोमेंटम में क्या कोई फर्क आया है, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क आया है, वर्क डन बाय द स्केटर कितना है, ठीक है, यही से पूछा गया, ठीक है ना। चलो इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क निकालते हैं इस स्केटर के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है। तो स्केटर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लगेंगे, नॉर्मल बाय आइस सरफेस लगेगा, mg बाय अर्थ लगेगा और फ्रिक्शन बाय आइस सरफेस लगेगा, लेकिन आइस सरफेस है तो फ्रिक्शन 0 मान ले रहे, ठीक है। अब नॉर्मल कैसा लगेगा, नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल वर्टिकली नॉर्मल लगता है, और एक्सिस रोटेशन इसका ऑफकोर्स वर्टिकल है, तो एक्सिस रोटेशन भी वर्टिकल है, एक्सिस रोटेशन वर्टिकल है, नॉर्मली वर्टिकल है, नॉर्मल बाय ग्राउंड वर्टिकल है, वैसे mg बाय ग्राउंड भी, mg बाय अर्थ भी वर्टिकल है। तो अगर फोर्स पैरेलल टू एक्सिस रोटेशन होता है तो टॉर्क क्या होता है, 0, तो नॉर्मल का टॉर्क भी 0 है, mg का टॉर्क भी 0 है, फ्रिक्शन तो वैसे ही 0 है,
तो हर एक टॉर्क जीरो हो गया, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इस स्पिनिंग मैन का कंजर्व रहने वाला है क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है ना। अब I तो डिक्रीज होगा क्योंकि पहले मासेस दूर दूर थे, हाथ फैला के रखा है तो मासेस दूर प्रेजेंट है, लेकिन हाथ जब पास कर लेगा तो मास पास आ गया है। टोटल मास तो फिक्स है मैन का, ठीक है, उसका हाथ लेकिन पहले दूर है तो कोई कोई मास दूर प्रेजेंट है, लेकिन हाथ पास कर लेगा तो मास पास में आ गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन के मास, एक्सिस रोटेशन से के पास में अगर मास आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा दूर होता है मास उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना। तो इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इस केस का कम है ना। तो I1 ग्रेटर देन I2 है, देयरफॉर ओमेगा 1 लेस देन ओमेगा 2 हो जाएगा, क्योंकि I इंटू ओमेगा फिक्स रखना है हमें, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ना। I क्या होता है I ओमेगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, L स्क्वायर बाय 2 है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है, लेकिन उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे P स्क्वायर बाय 2m लिखते थे लीनियर के लिए, वैसे P के बदले यहाँ L आ गया, लीनियर मोमेंटम के बदले एंगुलर मोमेंटम आ गया, M का बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। L स्क्वायर बाय 2i। अब L तो दोनों केस में फिक्स है, यहाँ पे जो L है यहाँ भी वही L है, प्रूफ कर चुके हम लोग, तो L फिक्स रहेगा तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/i हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/i, ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू i हो जाएगा, क्योंकि L दोनों केस में सेम है, यानी K1 बाय K2 इक्वल टू I2 बाय 1, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना। अब I2 तो कम है क्योंकि यहाँ पे कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I2 लेस देन I1 है, तो इसका रेशो लेस देन 1 आएगा, यानी K1 इज लेस देन K2, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी आपका फर्स्ट केस में कम है, सेकंड केस में ज़्यादा है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वर्क इन थ्योरम अगर लगाए इस मैन पे, तो टोटल वर्क डन ऑन मैन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, यानी टोटल वर्क डन ऑन मैन भी पॉजिटिव होगा। अब टोटल वर्क डन ऑन मैन में एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन प्लस इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन मतलब mg का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन, ठीक है ना, लेकिन सबका वर्क डन क्या है, जीरो है। mg नॉर्मल तो वर्टिकली एक्ट कर रहे हैं ना, वर्टिकल को डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो mg नॉर्मल सबका वर्क डन जीरो है, फ्रिक्शन तो एब्सेंट है तो उसका वर्क डन जीरो है। वर्क डन में इंटरनल फोर्स, इंटरनल एजेंट सिर्फ मैन ही है, मतलब मैन कहीं एक पार्ट दूसरे पार्ट में फोर्स लगा रहा है तो मैन ही वर्क कर सकता है, इंटरनल एजेंट मैन है, तो वर्क डन में मैनल ये तो जीरो है, तो वर्क डन में मैन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, यानी मैन डज पॉजिटिव वर्क, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों है, क्योंकि मैन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, खुद पे, है ना। ये मत सोचना कि खुद पे वर्क नहीं किया सकता, आप जब ग्राउंड पे दौड़ते हो तो आप खुद पे वर्क करते हो, ठीक है। अगर आपका स्लीपिंग नहीं हो रहा ग्राउंड में, अगर आप दौड़ रहे हो तो आप ही खुद पे वर्क कर रहे हो, आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपके काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में, अ चाइल्ड ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस r एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। बोला गया स्टैंडिंग है मतलब क्या है, इनिशियली अगर डिस्क है, डिस्क जो है, डिस्क अगर ओमेगा से घूम रहा है तो चाइल्ड भी डिस्क है तो ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना। इनिशियली चाइल्ड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, क्वेश्चन ने बोल दिया है ना, मतलब वही है, स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ ए डिस्क मतलब डिस्क के साथ ही घूम रहा हो, ठीक है। द चाइल्ड जम्प्स ऑफ द एज ऑफ द डिस्क, अब डिस्क से जंप मार लिया विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से जंप मारा, तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली चाइल्ड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, हेंस बोथ आर रोटेटिंग विथ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस चाइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है तो टोटल आई निकाल लेंगे इंटू ओमेगा कर देंगे, ठीक है ना। तो आई ऑफ डिस्क क्वेश्चन में दिया हुआ आई है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा, चाइल्ड का मास अगर स्मॉल एम है, वो डिस्क के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है तो mr स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट मास का mr स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इंटू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा है, और ये सब किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंट, ठीक है ना। अब देखो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम देखे तो नॉर्मल का टॉर्क, mg का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क, नॉर्मल फिर से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के पर पैरेलल है, ये नॉर्मल ऐसे है, नॉर्मल बाय ग्राउंड हर पॉइंट पे लग रहा होगा, ठीक है, डिस्क के ऊपर, लेकिन वो क्या है, एक्सिस रोटेशन के पैरेलल है, वैसे mg भी एक्सिस रोटेशन के पैरेलल है तो उनका टॉर्क जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन अजूम कर ले में, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर का बात कर रहा होगा तब क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उतने स्मॉल टाइम में फ्रिक्शन अगर नॉन इम्पल्सिव है तो उसका टॉर्क नहीं आएगा अप्रिशिएबल, ठीक है। तो मैं अजूम कर रहा हूँ फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट एक्सिस रोटेशन इज जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस रोटेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दी है ना। साइड व्यू करेंगे तो ऐसा आएगा, तो टॉप व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, फाइनल स्टेट में जब बच्चा जंप कर चुका है, जंप किया है, अभी तो जस्ट जंप किया है ना, तो हम लोग मान लेंगे जंप करके वो एज पे ही, मतलब एज के जस्ट बाहर गिरा है,
ठीक है, यहाँ पे है ना, और उसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v है। अब ध्यान देना कि हम लोग नेट टॉर्क अगर जीरो है तो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आया है डिराइव हुआ न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन हम लोग इनर्शियल फ्रेम से यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं, मान लो है ना, ग्राउंड पे खड़ा होकर कर रहे हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का बिफोर जंपिंग एंड आफ्टर जंपिंग सेम रहेगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेट में यानी आफ्टर जंपिंग अगर देखें तो डिस्क का अलग से निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अब दोनों एक साथ नहीं घूम रहे, डिस्क अपना अलग घूम रहा है, बॉय अपना अलग से अपना चल रहा है, ठीक है ना। तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, बॉय का निकाल लेंगे, ठीक है ना। डिस्क का कितना हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, नया ओमेगा कितना ओमेगा डैश है तो आई इंटू ओमेगा डैश। ये किस सेंस में ऐसे घूम रहा है डिस्क, तो एंटी क्लॉकवाइज। मुझे नहीं पता बॉय के जंप मारने के बाद ऐसा भी घूम सकता है, लेकिन मैं ऐसा मान लिया हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। आप अगर ओमेगा डैश को ऐसे मानते तो क्लॉकवाइज लिखते हैं, आपका मन, ठीक है। कुछ भी अज्यूम कर लो, कैलकुलेशन करो, फाइनल रिजल्ट अगर साइन पॉजिटिव है मतलब सही माने थे, नेगेटिव है मतलब उल्टा मान लिए थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ चाइल्ड, अब चाइल्ड एक पॉइंट मास है जो v वेलोसिटी जा रहा है, और v क्या है, परपेंडिकुलर टू ये, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, r है, तो एम वी आर की। इससे तो मैं बोला था जस्ट डिस्क के बगल में कूदा है ना, क्वेश्चन पढ़ के ही वही लग रहा है। तो इसका भी परपेंडिकुलर कितना मानेंगे, r मानेंगे, तो डिस्क का चाइल्ड का कितना हो जाएगा एम वी आर। अभी अब देखोगे तो r क्रॉस v, आर ऐसे है, वी ऐसा है, तो आर क्रॉस वी करेंगे तो किस सेंस में आएगा, आर क्रॉस वी। या बॉय का वेलोसिटी देखे तो किस सेंस में है, सेंटर के अबाउट, कैसे सेंस में घूमना चाह रहा है, भले वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लेकिन सेंस अगर देखे रोटेशन अगर होते रहता है इस वेलोसिटी तो किस सेंस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मिलकर ऐड कर देंगे। डिस्क का हो गया इतना, बॉय का हो गया इतना, ठीक है ना। इनिशियल इक्वल टू फाइनल करो, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दिए तो इससे ओमेगा डैश के लिए इतना आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। डिस्क पे बैठ के एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मत लगाना, डिस्क एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस ये। ओके क्वेश्चन नंबर 19 में, अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है, यानी उसके बाद नेटवर्क इक्वल टू अल्फा लगा सकते हैं। विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, पी क्यू आर 2 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर सी से क्यू का डिस्टेंस x है, तो सेंटर सी से आर पी का डिस्टेंस भी x है, बोल दिया गया, ठीक है। x नहीं बोला है, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये डिस्क जो है घूम रहा है, 3 पॉइंट्स दिए हुए, तीनों पॉइंट का वेलोसिटी में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मान सकते हैं, यानी इस पॉइंट के बाद हम लोग मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्योरली रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद प्योरली रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस देखेंगे तो पी का डिस्टेंस सबसे कम है, सी का डिस्टेंस बीच में है, मतलब सी से पी से बड़ा है लेकिन क्यू से छोटा, और क्यू का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। याद रखना ओमेगा तो सबके लिए सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो ओमेगा सबके लिए सेम है, लेकिन आर इसका कम है तो इसका स्पीड कम आएगा, टेंजेंशियल स्पीड वीपी कम आएगा, इसका वीसी थोड़ा ज़्यादा आएगा, और वी क्यू सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जिसका सेंटर से ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसको कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन के टर्म में सोचेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है ना। इसको प्योर रोटेशन सोचो अबाउट दिस, और प्योर रोटेशन सोच सकते हैं क्योंकि स्लिपिंग विदाउट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोला है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू ओमेगा आर कर देंगे, आर जिसका ज़्यादा होगा उसका v ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 20 में अ डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग प्योरली, फिर से कॉन्टैक्ट पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मान लेंगे ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब अल्फा 0 है, यानी एसीएम भी 0 है। एंगुलर वेलोसिटी, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, याद रखना घूम भी रहा है चल भी रहा है, मतलब प्योरली रोटेट कर रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया है। तो पॉइंट पी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और पॉइंट पी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, ध्यान देना। ओके तो सबसे पहले हम लोग याद रखना इस, क्योंकि प्योरली रोटेट कर रहा है मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस पॉइंट को एक्सिस रोटेशन मान सकते हैं। तो इस पॉइंट को एक्सिस रोटेशन मानेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट पी का एड्रेस ये वाला वेक्टर है, तो इसका वेलोसिटी याद रखना पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। रोटेशन मोशन वही होता है ना, आप सेंटर ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब आर ड्रॉ करो, और वेलोसिटी जो होता है आर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी तो हमें मिल गया है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी हमें मिल गया, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री अपवर्ड है, ठीक है। ओके अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालते हैं। अब हमें बोल दिया गया था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब अल्फा 0 मतलब एसीएम 0, एसीएम 0 मतलब सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें बैठ के हम लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, काम, यानी क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दोनों इनर्शियल फ्रेम्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखें तो सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे तो आपको खाली ये चीज़ घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के कारण ही तो आगे बढ़ रहा है। सेंटर ऑफ मास में बैठ गए तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, खाली प्योरली रोटेट कर रहा है। और प्योरली रोटेट करने में
ऑब्जेक्ट के पास क्या रहता है, खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। कोई ऑब्जेक्ट खाली प्योरली रोटेट करे, जैसे ये पॉइंट को देखेंगे तो प्योरली खाली सर्कल में घूम रहा है विदाउट चेंजिंग स्पीड, तो इसके पास क्या रहेगा, खाली टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड सेंटर वाला एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर फ्रॉम पी टू सी, ठीक है, पी से सी के डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर है ना। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है पी से सी के तरफ डायरेक्शन, और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन था 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और पॉइंट पी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आ गई बात, सिंपल था ना, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पॉइंट पी का सेंटर की तरफ है, निकाल चुके हम लोग थोड़ा सोच के, और पॉइंट पी का वेलोसिटी इस तरफ है, एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, वही पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 21 में इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ए स्पूल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल, मतलब जो भी है दो कंसेंट्रिक स्फीयर से मान लो, या दो कंसेंट्रिक डिस्क है, कुछ भी, स्पूल मतलब मुझे नहीं पता खुद, जो भी इनर सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले का कैपिटल आर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पूल का मतलब पता है कि नहीं। अ थ्रेड इज वुंड ओवर इट्स इनर सरफेस पे एक थ्रेड को वुंड किए और थ्रेड का एंड को खींच रहे एफ से, है ना। प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर रखा गया है। थ्रेड इज पुल्ड विद एफ, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग बोल दिया गया है, ठीक है ना। अगर प्योर रोलिंग बोल दिया गया है तो नेट टॉर्क अबाउट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू आई अबाउट कॉन्टैक्ट इंटू अल्फा लगा सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। प्योर रोलिंग में कॉन्टैक्ट के बाद भी टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद टॉर्क देखेंगे तो फ्रिक्शन जैसा भी लग रहा हो आगे पीछे, फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, एमजी का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो खाली किसका टॉर्क आएगा, एफ का टॉर्क आएगा, ठीक है। खाली एफ का परपेंडिकुलर कितना है, बी है, मान लो बी दिया हुआ नहीं क्वेश्चन है, मैं मान लिया, उसका जरूरत नहीं वैसे, ठीक है ना। तो टॉर्क अबाउट कॉन्टैक्ट एफ बी आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि इस पॉइंट के बाद देखेंगे तो ये फोर्स कैसा घुमाना चाह रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो टॉर्क क्लॉकवाइज है, मतलब इससे पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज है तो अल्फा भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, आई का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये अगर ये क्लॉकवाइज है तो अल्फा भी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर अल्फा क्लॉकवाइज है तो ओमेगा ही क्लॉकवाइज है, ओमेगा क्लॉकवाइज है अगर, तो अगर ये चीज़ ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब थ्रेड क्या होगा, वाइंड होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमेगा तो थ्रेड क्या होगा, अनवाइंड कब होता है, जब ऐसे घूमता उल्टा घूमता, ऐसे आता तब ना थ्रेड का लेंथ बड़ा होता है यार। अभी अगर ऐसे सेंस में घूम रहा है कि थ्रेड का लेंथ कम हो रहा है, यानी वाइंड हो रहा है, ठीक है ना, थ्रेड वाइंड हो रहा है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए बाकी चीज़ें पता करते हैं। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, तो हमेशा लगा सकते हैं, चाहे प्योर रोलिंग हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इस केस में तो हो भी रहा है। अल्फा क्लॉकवाइज है, मतलब नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो फ्रिक्शन को भूल जाओ, अभी फ्रिक्शन यहाँ पे मान लो नहीं लिखा हूँ मैं। ये फोर्स का टॉर्क, तो सेंटर ऑफ मास के बाद देखेंगे तो ये फोर्स का टॉर्क कैसा आएगा, देख लो। अगर ये सेंटर है तो इसको कैसे घूम रहा है, ये फोर्स कैसा घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास के बाद दो ही टॉर्क्स है, एक फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, एक इसका आएगा, क्योंकि नॉर्मल तो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, एमजी भी सेंटर ऑफ मास से पास होगा, तो सिर्फ फ्रिक्शन मतलब एफ जो आप अप्लाई करो और फ्रिक्शन जो ग्राउंड प्रोवाइड करेगा वही दोनों का टॉर्क है। अब हमें पहले से पता चल गया था कि अल्फा क्लॉकवाइज है, तो हमें पता है अल्फा क्लॉकवाइज है तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास भी क्लॉकवाइज है। याद रखना, अल्फा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, किसी भी लाइन के अबाउट निकाल लो अल्फा, एक बार क्लॉकवाइज आ गया तो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, चाहे आप कॉन्टैक्ट के अबाउट देखो या सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी अल्फा क्लॉकवाइज ही रहेगा, यानी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, लेकिन टॉर्क ऑफ एफ तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब कि टॉर्क ऑफ स्मॉल एफ यानी फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि टोटल टॉर्क आपको क्लॉकवाइज चाहिए, तो एक अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए और उससे बड़ा होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो यानी आपका ये चीज़ क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी क्लॉकवाइज, यानी फ्रिक्शन क्या होगा, लेफ्टवर्ड लगेगा। अब मेरे को पता चला फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये राइट लग रहा है तो इसका टॉर्क अबाउट सेंटर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अगर फ्रिक्शन भी राइट लगे तो उसका भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन टोटल टॉर्क फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन आपको सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क क्या चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज है, ठीक है। देखो इससे पता चल गया कि फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड लग रहा है, मतलब बी हो जाएगा, थ्रेड वाइंड होगा, हमें पता चल गया पहले, स्पूल रोटेट होगा क्लॉकवाइज, है ना, वो तो पता चल गया था, और फ्रिक्शन क्या होगा, लेफ्टवर्ड एक्ट करेगा, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में, ये जेईई 2020 का है क्वेश्चन है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m जिसका वैल्यू 4m के बराबर है एंड लेंथ l पिविटेड अबाउट इट सेंटर को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल π/4 टू द रॉड्स लेंथ लॉन्ग एक्सिस कोलाइड्स विद वन एंड ऑफ द रॉड एंड स्टिक्स टू इट। तो यहाँ पे एक मास m आया, एक एंड से टकरा गया, इसका लाइन ऑफ मोशन कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, क्वेश्चन में वही बोला है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन बोला गया है। तो हम लोग मान लेते कोई भी इंपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे, एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस सिस्टम पे प्रेजेंट नहीं है मान लो, ठीक है ना, प्रेजेंट तो होगा यहाँ पे, सेंटर पे हिंज किए है, तो जैसे ही टकराएगा तो हिंज पे अचानक से फोर्स बढ़ जाएगा रॉड पे, है ना, तो वो इंपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन सेंटर के अबाउट, रॉड के सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क अबाउट क्रॉस जीरो होगा, ठीक है ना। तो इंपल्सिव फोर्स
यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, इम्पल्सिव फोर्स का टॉर्क, इम्पल्सिव फोर्स एट हिंज का टॉर्क ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एट हिंज ड्यूरिंग कोलिजन विल बी 0 अबाउट हिंज, ठीक है ना। हिंज के अबाउट, हिंज वाले फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हम लोग हिंज के अबाउट, इस पॉइंट के बाद हिंज है ना, तो हिंज के अबाउट नेट टॉर्क इक्वल अल्फा लगा सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ रॉड इज ऑलवेज एट रेस्ट, क्वेश्चन ने बोल दिया है, पिवट किया है सेंटर में, यानी सेंटर इज एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वैलिड अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है ना। क्योंकि आप इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, एमजी को तो इग्नोर ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग स्मॉल टाइम में देख रहे हैं चेंजेस, ठीक है ना। जस्ट कोलिजन से पहले, जस्ट कोलिजन के बाद, तो स्मॉल टाइम में खाली इंपल्सिव फोर्सेस का ही टॉर्क देखा जाता है। और इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस क्या है, 0 है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स यहीं से एक्ट कर रहा होगा, कहीं से भी एक्ट कर रहा हो, मान लो ऐसा एक्ट कर रहा है, ये हिंज फोर्स है, इंपल्सिव है, लेकिन इस हिंज फोर्स का भले इंपल्सिव है लेकिन वो उसका टॉर्क अबाउट दिस लाइन क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है ना, ठीक है। जस्ट बिफोर कोलिजन अगर आप देखें तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये रॉड तो रेस्ट पे है, सेंटर तो रेस्ट पे है, ये घूम भी नहीं रहा है। जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा, याद रखना सिस्टम में मैंने किसको लिया, दोनों ओर को ले लिया, रॉड को भी ले लिया, मास को भी ले लिया, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को ले लिया। याद रखना ये भी इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन वो तो इंटरनल इंपल्सिव फोर्स है ना, हमें एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा रॉड का प्लस मास का, रॉड का तो 0 है क्योंकि रॉड ना घूम रहा है ना चल रहा है। मास का हो जाएगा एम आर परपेंडिकुलर करेंगे, एम आर परपेंडिकुलर। अगर आप देखोगे तो आर वेक्टर ऐसा है, इसके अबाउट निकाल लेना, तो आर वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट जब यहाँ पहुँचेगा तो आर वेक्टर ऐसा हो जाएगा, जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ पहुँच गया होगा तो आर वेक्टर ऐसा हो जाएगा, और वी वेक्टर ऐसा है। तो आर क्रॉस आर और वी के बीच में दोनों का टेल को ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना है, 135 है, तो साइन 135, क्योंकि आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। तो एम आर वी साइन थीटा, तो इतना आ जाएगा वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो ये आर, या ऐसे देखोगे तो आर क्रॉस वी कैसा है, आर क्रॉस वी करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये तो स्टिक कर चुका है यहाँ पे, और मान लो ये चीज़ ओमेगा से घूम रहा है, आपको उल्टा ओमेगा लेना तो ले सकता है आपका मन, बोथ रोटेट टुगेदर विथ कॉमन ओमेगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के टोटल आई निकाल लो इंटू ओमेगा, क्योंकि कॉमन ओमेगा है, ठीक है ना, टोटल आई। और ये किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ओमेगा आपका सेंस में एंटी क्लॉकवाइज है ना। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल आई निकालने के लिए रॉड का आई अबाउट सेंटर हो जाएगा ml²/12, और इस पॉइंट मास का जो कि रॉड के एंड में फिक्स हो गया उसका हो जाएगा ml²/m इंटू डिस्टेंस mr², आर का वैल्यू कितना है L/2, ठीक है ना। एक्सिस से डिस्टेंस कितना है L/2 है ना। जिसको कैलकुलेट करेंगे आप, कैपिटल एम, रॉड का मास क्या था 4 टाइम्स और स्मॉल एम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसको लिखे कैलकुलेट करें तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इतना आया। तो इनिशियल इतना है, एंटी क्लॉकवाइज था, फाइनल भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू इतना आएगा, यानी ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में, अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज अटैच टू ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल। तो लाइट रॉड है, मतलब रॉड का मास 0 है, स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर को अटैच कर दिए, ठीक है। स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योर रोलिंग हो रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एज शोन। इट इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ से रेस्ट पे छोड़ा गया है, ये ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का क्वेश्चन ने बोल दिया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पी व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल, तो रब ये रॉड घूम के वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस स्टेट पे वेलोसिटीज़ निकालते हैं अलग अलग पॉइंट का, या ओमेगा निकालते हैं, जो रेलेवेंट चीज़ है वेलोसिटी और ओमेगा निकालते हैं, फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को लोग गेन निकालेंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ के बीच में आप देखोगे तो डिस्क या स्फीयर का सेंटर ऑफ मास एल हाइट नीचे गया है, तो लॉस इन पोटेंशियल इतना हो जाएगा। गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना रहेगा, ठीक है। भले प्योर रोलिंग हो रहा है, मतलब भले रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट देखे तो ये प्योरली रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। प्योर रोलिंग में कॉन्टैक्ट के अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कंसीडर करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी खाली इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर इस पॉइंट के अबाउट जो रोटेशनल एनर्जी होगा वही होगा, ठीक है ना। तो हाफ आई इंटू कॉन्टैक्ट इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आपका इससे मन नहीं मान रहा तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर वैसे कर लेना, वो दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो आई अबाउट कॉन्टैक्ट क्या है, ये याद रखना, एक स्फीयर का इसके अबाउट कितना होता है 7/5 होता है, ठीक है। 7/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो एम जी एल इक्वल टू जितना उससे ओमेगा का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। अब आपको बोला गया था एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी निकाल लें, तो ये पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम ये निकालेंगे प्लस ये निकालेंगे, ठीक है ना। आई इंटू ओमेगा, आई सी एम इंटू ओमेगा वाला एक टर्म आता है, और एम
वी आर वाला एक टर्म आता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आई सी एम इंटू ओमेगा, आई सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सॉरी अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं मैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये अगर याद रखना वी सी एम ऐसा है तो ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा घूम रहा है वी सी एम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। वी सी एम अगर ऐसा है तो ये एक्सिस रोटेशन है, तो ये अगर ऐसा ऐसा घूम रहा है ओमेगा, हाँ यहीं से सही दिखाया हूँ मैं, ओमेगा ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना। तो आई सी एम निकाल लेंगे, इंटू ओमेगा करेंगे, तो इसका सेंस कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आई सी एम इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज प्लस एम वी सी एम इंटू एल, ठीक है ना। तो इसके अबाउट अब पी के अबाउट निकालते हैं फिर। तो पी के अबाउट कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखेंगे, पोजीशन वेक्टर देखेंगे, आर वेक्टर है ऐसा, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर ये एल के बराबर हो जाएगा इंटू वी सी एम, ठीक है ना। तो एम वी सी एम इंटू एल, और इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पी के अबाउट देखो ये वेलोसिटी ऐसा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना। ये सेंटर के अबाउट निकालते हैं, और ये निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट बोला गया है, ठीक है। तो ये पूछा है, ये हो गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करने के लिए एक माइनस साइन दे देंगे। आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका मन, मैं ऐसे किया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करके माइनस कर दिया, ठीक है। पूरा चीज़ क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, ओमेगा को कॉमन ले लिया वगैरह वगैरह किए, ठीक है। ये सब किए इतना आगे ओमेगा का वैल्यू जो पहले निकाले थे उसको पुट कर दिया, तो इतना क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, ऐसा हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब एल यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि कोई पॉइंट्स को मैं ज़्यादा अच्छे समझा रहा था, ठीक है। जितना बोला तो उससे 15 मिनट ज़्यादा हो गया, लेकिन माइंड मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।